नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं हिंदी, जीएस और उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चनों का संग्रह जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न हिंदी से। तो दिया है इसमें प्रश्न नंबर 1, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम जो वीडियो डालें तो तुरंत आपको मिल जाए और आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन मेरा महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, और सी है मही प्लस इंद्र, और डी महे प्लस इंद्र। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो महा प्लस इंद्र होता है, और इसका पहला ऑप्शन ये सही होगा। बात करें कि ये किस संधि का उदाहरण, तो ये जो है गुण संधि का उदाहरण है। हमने बताया था आपको कि जहाँ ए मात्रा दिखे वो दिखे तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जहाँ पे कलाकार सजते हैं उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुहा मंच। तो रंगमंच के पीछे की जो भूमि होती है या स्थान होता है जहाँ पे सजते हैं कलाकार उसे कहते हैं नेपथ्य कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अतिथि होता है, अभ्यागत होता है, अनाहुत होता है या रिश्तेदार होता है? तो क्या होगा इसका फिलहाल सही ऑप्शन सी होगा। आहूत माने बुलाना होता है। ठीक, आहूत माने बुलाना। अतिथि होता है रिश्तेदार, आप मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो, बिना तिथि बताया आ जाए। अनाहूत मतलब जिसको बुलाया ना हो जा सके, तो यहाँ ऐसे कर दो अनाहूत, आहूत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अनिष्ट का अर्थ खालिस्तान होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। तो समरूपी शब्द भिन्नार्थक शब्द क्या है अनिष्ट का? ऑप्शन ए हानि, बी है गुस्सा, सी है निर्भय या डी प्रलोभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अनिष्ट मतलब हानि होती है और अनिष्ट मतलब होता है निष्ठाहीन। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा है, एक का अर्थ पुराना, एक का अर्थ पुराना है। चर, प्राचीर, चीर या चिर। तो इसमें क्या होगा, पुराना किसका अर्थ होगा? चिर माने पुराना होता है, चिर माने चीर माने वस्त्र होता है। ठीक, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो अलंकेश जो होता है वो फिलहाल किसका पर्यायवाची है? वो होता है कुबेर का, ये ऑप्शन। ठीक, बादल के पर्यायवाची में मेघ, नीरद, जलद, घन, और चपला विद्युत, बिजली, दामिनी चपला बिजली, ये है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबंध और गौण। तो इसका जो सही जवाब है प्रतिपन्न होता है प्रच्छन्न का। प्रत्यक्ष का विलोम तो होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष, और प्रतिबद्ध का विलोम होता है अप्रतिबद्ध, तथा मुख्य प्राथमिक का विलोम गौण होता है। अगला प्रश्न हमारा, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? नंबर ए कर्तवाच, बी कर्मवाच, सी भाववाच या डी संबंधवाच। तो ये फिलहाल भाववाचक है, आहट, आवट। ठीक, कड़वा प्लस आहट, जैसे कड़वाहट होता है ना, आम प्लस आवट तो आमावट, ये सब ऐसे बनते हैं ना, इससे आम प्लस आवट है ना ये। और मीठा प्लस आस जैसे बनता है मिठास ना, मीठा प्लस आस ना, तो मिठास। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है ना, तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न, गधा का तत्सम गधा, गर्धव, गद्रव, गर्धव। ये गदर्भ है, फिलहाल गधा का जो होता है तत्सम वो गर्धव होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना होता है, किसका मतलब होता है? रजत माने तो चांदी होता है, ताम्र माने तांबा होता है, हाटक माने या पीत माने। तो हाटक जो होता है फिलहाल ये इसका सही जवाब होगा। हाटक माने
सोना पीत मतलब तो पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण या डी कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा इस वाक्य में जो होगा फिलहाल अधिकरण कारक का उदाहरण। ठीक, जैसे क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। इसका कारण चिन्ह में पर है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार है। जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर में है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो इसका फिलहाल सही जवाब कृतार्थ होता है। ठीक, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला उसे चिर प्रसन्न कहते हैं, ये वाला। जो किए हुए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये सही। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन है फिलहाल। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य बताइए। वो वाच्य बताइए, भाव होगा, कर्म होगा या कर्त होता है या अन्य। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो फिलहाल ये तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता हो का बोध होता है तो भाववाचक है। जैसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता। ठीक, अतः यहाँ भाववाचक होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। दिए गए विकल्पों में बधु का बहुवचन क्या होता है? बधु, बधु, बधुएं, बधुओं, बधुएं, बधुएं। तो बधु का जो होता है बहुवचन वो होता है बधुएं, ये ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित में से दाता का स्त्रीलिंग दाताइन, दाती, दात्री या दात्री। तो दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु। आकार बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक, दोष बोधक। तो दानी, अच्छा, न्यायी ये क्या है? ये फिलहाल होंगे गुण बोधक है, इसके गुण की तो व्याख्या कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? उच्छृंखल, 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 उच्छृंखला। तो इसका सही जवाब होगा ये वाला, डी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा या आड़ा। तो काकल्य वर्ण जो होता है वो फिलहाल सी ऑप्शन होगा, हा। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, इसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन है। सा जो है वो ऊष्म व्यंजन होता है और आड़ा और टा जो होता है ये होते हैं पंचम अक्षर। तो इसका सही जवाब तो होगा सी। गुनाहों को देवता, सबको पता होगा ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा, जयशंकर या रामधारी दिनकर। तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है। अब आ गया है गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे। सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे उत्तरणों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के से मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में, अरण्य माने जंगल होता है, घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन उत्तरणों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रेम की भाषा क्या है? प्रश्न दिया हुआ है, एक मिनट। प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित या शब्द रहित। तो प्रेम की जो भाषा है फिलहाल शब्द रहित होती है। ठीक, यह नेत्र, कपोल आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वृक्ष होगा, जंगल होगा, उपवन होगा या पुष्प होगा।
तो अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंगल होगा। इसका और भी है, विपिन भी होता है इसका। अगला प्रश्न हमारा, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, प्रयास या परिश्रम। तो यत्न का आशय होता है प्रयास करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। नहीं को देखिए, नियम, बी आदेश, सी कर्तव्य, डी अधिकार। तो अधिसूचना का जो प्रयोग है फिलहाल कर्तव्य में नहीं किया जाता। नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना आदि। अगला प्रश्न है, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना, स्वार्थ की बात करना। अपना ही राग अलापना का मतलब सिर्फ अपनी बात करना, दूसरे की बात ही ना सुनना, वो क्या कहता क्या नहीं कहना, अपनी ही डफली बजाते रहो। अगला है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दलपुर इन के। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें फिलहाल ए ऑप्शन रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी उत्प्रेक्षा या डी उपमा। फिलहाल ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ मुख कमल अर्थात मुख रूपी कमल में रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिमान किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेते हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा का वर्णन होता है, जैसे पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। ये उदाहरण अतिशयोक्ति का है, ठीक। और जैसे आग न लगने पाई, वो क्या है ना एक उदाहरण, बंदर के पूंछ में लगने न पाई आग और लंका सारी जल गई, भाग गए निशाचर भाग। तो मतलब ऐसा उदाहरण दिया गया है कि मतलब बंदर के पूंछ में, हनुमान के पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई और वहाँ लंका पूरी जल गई। बताओ इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। 11 होती हैं, 12, 13 या 14। तो दोहा में जो होता है वो फिलहाल 13 मात्राएं होती। 13 पहले में, पहले और तीसरे में, और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती, ठीक। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। 13 इसका राइट आंसर। शांत रस का अस्थायी भाव, निर्वेद, शोक, रति या विस्मय। तो अद्भुत का तो विस्मय होता है, और शोक का जो होता है वो होता है करुण, निर्वेद होता है शांत का, ये वाला ऑप्शन। रति होता है किसका, श्रृंगार रस का रति होगा। शायद पिताजी आ जाएं, इस प्रकार का वाक्य है आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक या संकेतवाचक। तो शायद वाला जो शब्द होगा फिलहाल ये होता संदेह है ना। संदेहवाद अर्थक होता है इसमें। जिन वाक्यों से संदेह का यह संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। दिए गए वाक्य में पिताजी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना, इसलिए। अगला प्रश्न हमारा, मुंह तोड़ शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु समास। तो मुंह तोड़ में क्या होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण, मुंह को तोड़ने वाला में तत्पुरुष होगा। जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही साथ विभक्तियों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष होता है। और अव्ययीभाव में जैसे है, अव्ययीभाव का उदाहरण है भरसक, और कर्मधार में परमेश्वर, परम है जो ईश्वर है। और द्विगु समास में पंचवटी, संख्यावाचक पहला शब्द। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, अंकसायनी, अनिंद्री, सिदित या कोई नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए कहते हैं अंकसायनी। अंक माने होता है गोद, ठीक, और सायनी माने सोने वाला। तो इसका पहला ऑप्शन होगा। आगे हैं कुछ जीएस के प्रश्न जिनको हम देख रहे हैं। एक मिनट, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम खोल रहे हैं। जीएस किधर, ये आ गया, सामान्य जानकारी ना। तो इसका पहला प्रश्न है, महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। कौशल की, कुरु की, वज्र की या गंधार की। तो इसका फिलहाल सही जवाब होगा
46 का डी ऑप्शन होगा। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक। कौशल की जो राजधानी थी इसकी थी अयोध्या, ये श्रावस्ती। ठीक, इसकी थी अयोध्या। चल ही नहीं रहा। और वज्र की बताएं तो मिथिला थी, मिथिला। और कुर्र की बात करें तो इसकी थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न बता रहे हैं, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो गुजरात में कौन सी झील है? पुष्कर है, लोनार है, लोकटक है या सुदर्शन। पुष्कर तो राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में पाई, लोकटक मणिपुर में है जिसमें केवल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सुदर्शन झील है जो जिसका जीर्णोद्धार कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, वो कुमार गुप्त ने किया था। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के महात्मा तुषार ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया था, इससे मजबूती प्रदान की। बाद के समय में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण कराया। जूनागढ़ शिलालेख ने से शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बंगलौर थी, मदुरई थी, बीदर थी या श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान के समय पर फिलहाल इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। जहाँ पर 1799 में उसे अंग्रेजों के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था। टीपू सुल्तान का जन्म की बात करें तो 1750 में हुआ था, वर्तमान कर्नाटक में। ठीक, बेंगलोर के निकट कोलार जिले के देवनहल्ली में हुआ था। कोलार की खान कर्नाटक में ना, सोने की, वही उसी के पास। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? अमरेली, दाहोद, भरूच या गौर माता। तो पश्चिमी जो बिंदु है उसे गौर माता कहते हैं, जो गुजरात में है। पूर्वी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम हम बता रहे हैं आपको। तो एक मिनट, किबीथु इसको कहाँ, अरुणाचल प्रदेश वाले को तो किबीथु बोलते हैं, किबीथु। ठीक। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो बाढ़ आ गई थी समुद्र में, इस वजह से वो डूब गया है फिलहाल। अब 2004 में सुनामी आया था, इसकी वजह से वो जलमग्न हो गया है, इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में जम्मू कश्मीर में है इंदिरा काल। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी के बेसिन को भारत के 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या दामोदर। इसका सही जवाब फिलहाल गंगा होगा। गंगा के बाएं तरफ से 8 नदियां इसमें जुड़ती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती। और दाहिनी छोर से यमुना, सोन, दामोदर और पुनपुन नदी इसमें मिलती है। इसकी कुल लंबाई बताएं तो 2525 किलोमीटर है। ठीक। और भारत यूपी के 28 जिलों से गुजरती है और 10 राज्यों को बांटती है आपस में। यह उत्तराखंड में गंगोत्री हिमालय से उद्गमित होकर बंगाल की खाड़ी तक सफर तय करती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय या डी सिक्किम में। तो आर्किड की बात करें तो आर्किड वनस्पति जगत का सुंदर पुष्प है और जो सिक्किम में पाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा की गई आर्किड की प्रथम व्यापक जनगणना 2019 के अनुसार भारत में आर्किड प्रजाति की कुल संख्या 1256 है। ये 1256 इनकी प्रजाति है। ठीक। आर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश में 612 है, 612। ठीक। और सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 560 तथा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में 479 में पाई जाती है। हालांकि भारत में अधिकतम संख्या में आर्किड का उत्पादन सिक्किम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधी उल्लेख हैं? भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255,
भाग 10 अनुच्छेद 234 से 240 या भाग 12 अनुच्छेद 265 से 277। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया है। 245 से 255 में केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है तथा संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा या चुनाव आयोग? तो इसका जो सही जवाब होगा भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, यह सदन में किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, पर अगर इसकी मतदान के लिए बताया जाए तो ये मतदान नहीं कर सकता। ठीक, भाषण अभिभाषण कर सकता है। इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। यह संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु मतदान का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी रहन सहन स्तर या मुद्रास्फीति की दर? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, बी ऑप्शन। मूल्य सूचकांक जिसको सीपीआई के द्वारा तय किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सूचकांक भी श्रम मंत्रालय में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण या खनन आदि? चतुर्थ श्रेणी में आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं सूचनाओं का प्रसार, आदान प्रदान आदि। अगला प्रश्न है हमारा ये, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करता है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है फिर ये ऑप्शन होगा, ऋण सृजन बढ़ेगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष कब है? 1961, 1951, 1952 या 1960? तो प्रथम पंचवर्षीय जवाहरलाल नेहरू शासनकाल में 1951 से 1956 तक थी। यह मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यतः कृषि के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का आदर्श व कृषि का विकास और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन या सरोजिनी नायडू? तो भारत में पहली नोबेल पुरस्कार विजेता जो थी मदर टेरेसा थी। इनका जन्म उस्मान साम्राज्य वर्तमान में मैसेडोनिया में हुआ था। सन 1948 में इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता अपना ली थी। इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न बताएं तो 1980 में। ठीक, इंदिरा गांधी पहली भारतीय थी जिनको भारत रत्न मिला था महिला में। सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पहली थी। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? रूथ हैंडलर, जॉन हैरिंगटन, रोलैंड हिल या फेलिक्स हॉफमैन? तो डाक टिकट का जो आविष्कार किया था फिलहाल ये ब्रिटेन के एक शिक्षक थे, रोलैंड हिल। इन्होंने डाक टिकट का आविष्कार किया था 1837 में। ठीक, और 1840 में 1 मई 1840 को पहला डाक टिकट इंग्लैंड में बिक्री के लिए जारी किया गया, लेकिन डाक शुल्क के लिए इसे 6 मई 1840 में वैध माना गया। यहीं से डाक टिकटों की परंपरा शुरू हुई। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में थी, 1852 में। ठीक, इस वर्ष सिंध प्रांत में और मुंबई कराची रूट पर प्रयोग के लिए सिंध डाक टिकट जारी किया गया 1852 में।
म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? म्यांमार रियल, म्यांमार डांग, म्यांमार क्या थे, म्यांमार रिंगिट। तो फिलहाल क्या तो वहाँ की मुद्रा है म्यांमार की। इसकी नेपिडो इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर 2023 से। फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन हुआ? शिमला में हुआ, लद्दाख या गुलमर्ग या मनाली? फिलहाल ये ठंडे देशों में प्रदेशों में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक, 10 से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर के सुरम्य शहर गुलमर्ग में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा है जो युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई सॉफ्ट स्पोर्ट शक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई? नगरोत्थान मतलब नगर का उत्थान। ठीक, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात या डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये कर्नाटक की योजना है। फरवरी 2023 में ये कर्नाटक सरकार ने लागू किया था। अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु शहर में 6000 करोड़ के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट 2022-23 में 9698 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? बिहार की, बी कर्नाटक, सी असम या डी गुजरात? तो गोकानी जो बनी है फिलहाल वो बनी है गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उन्हें 16 फरवरी 2023 को नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहा, अतः वे 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने नेशनल ग्रीन पिक्सल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका या इटली? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल एक केन्या ने किया है। ठीक, अफ्रीकी देश केन्या ने नेशनल ग्रीन पिक्सल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसके अनुसार सरकार ने उन निर्माताओं के लिए ट्रैफिक कंजेक्शन चार्ज और एक नया टैक्स पेश करने की योजना बनाई जो महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करेगा। 2030 तक रेलवे पूर्ण रूप से कार्बन उत्सर्जन 0% कर देगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारत व फरवरी 2023 में केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष के लिए बढ़ा देगा? 2024, 2025, 2026 या 2027? तो पीएम कुसुम योजना की जो डेट बढ़ाई गई है 2026 तक कर दिया गया है। इसका सही आंसर है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड के कारण योजना का क्रियान्वयन काफ़ी प्रभावित रहा, मतलब कोविड के समय में काम इसमें चला नहीं है। तो पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 65 के बाद एक मिनट। तो हमारे जीएस के प्रश्न थे जिनको हम बताएं। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम देख लेते हैं। एक मिनट, यूपी स्पेशल किधर गया? अखिल भारतीय किसान सभा, ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल है। पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न मेरा है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार है जो ऑप्शन ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो आभूषण बाजार जो है मेरठ में है। ठीक, यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना फिलहाल कैसे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 2-3 प्रश्न 101% आते हैं। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 50%, 48, 45 या 51? तो महिला आबादी की अगर बात करें तो कुल मिला के 48% महिलाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? अनुसूचित जाति है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा यूपी में है अपने। ठीक,
प्रदेश में कुल जनसंख्या 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.6% है। ऑल इंडिया में 16.6 है और यूपी में 20.7। और यूपी में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कौशाम्बी जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के एरिया में पाई जाती है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? 1952, 1995, 2001 या और 2005। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था वो फिलहाल हुआ था 2001 में। ठीक, 1 जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों को उनके भंडार के लिए वित्तीय सहायता देना है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री रामनरेश यादव, श्री चंद्रभानु गुप्त या संपूर्णानंद। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने थे फिलहाल वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने थे। ये इनका कार्यकाल बताएं तो 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 को रहा है। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960। इनका कार्यकाल मैं लिख देता हूँ, 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। ठीक जी। अगला प्रश्न हमारा है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? आगरा में, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। तो मोतीलाल के नाम से जो बना है फिलहाल ये लखनऊ में है। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित है। ठीक, यहाँ बच्चों को लेकर जाया जाता है, दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं भील, कोल, खरिया या खरवार। तो बांदा में जो है फिलहाल वो खरवार जाति के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र हम बता रहे हैं। तो कोल जो है करछना, प्रयागराज, मेजा तहसील व शंकरगढ़ में है। कोरबा जो है, कोरबा पाई जाती है दुद्धी तहसील सोनभद्र में। भील जो है ये पाई जाती है एमपी में। ठीक, और खरिया जो है झारखंड में, झारखंड और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या उर्दू। तो आपको पता ही होगा, अमीर खुसरो ब्रज भाषा और खड़ी बोली के थे। तो इसका सही जवाब होगा सी। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली, हिंदी व ब्रज भाषा में भी पद लिखे हैं। इनका जन्म एटा में हुआ था। ठीक, आगरा के पास है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी, प्रयागराज या मेरठ। तो भारत माता मंदिर जो है फिलहाल ये बना है वाराणसी में। अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। वह मेरठ में प्रसिद्ध नौचंडी धाम है और लखनऊ में प्रसिद्ध इमाम बाड़ा है। अगला प्रश्न, चरकुला मौसमी लोक नृत्य कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। तो चरकुला फिलहाल उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा होता है, जो मिट्टी के दीप सर पे रख के नाचती हैं। ठीक, 108 दीपों को सजा के 5 मंजिल पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद 1 मिनट किधर गया जी है। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बाराबंकी 1918 में, प्रयागराज 1928, सी है लखनऊ 1936 या डी पटना 1937। तो इसकी जो स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में हुई थी। इसी वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई थी। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की।
और स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी, लखनऊ या वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये झांसी में मिलते हैं। ठीक, उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें, श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। दोनों गलियारों का मिलान स्थल उत्तर प्रदेश के झांसी में है और झांसी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। चारा अनुसंधान भी यही है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर। तो इसमें फिलहाल अलीगढ़ है, इसका नाम है भारीगढ़ हो गया है। ठीक, प्रश्न काल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया है। इस यंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा कंपनी देख सुना होगा ना, उसी ने किया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 2, 3, 5 या 7। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल 3 है। उद्योग बंधु की 3 शाखाएं हैं, जिला स्तर, मंडल व राज्य स्तर। जिला स्तर, मंडल स्तर व राज्य स्तर। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर या प्रयागराज। तो कृत्रिम अंग बनाने के लिए कानपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और एलिम्को भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका कानपुर में मुख्यालय है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग जैसे उनकी साइकिल है और हाथ है, कृत्रिम पैर हैं, सुनने के लिए मशीन है, तो ये सब बनाए जाते हैं कानपुर में। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में हुई है? अमेठी में, रायबरेली, सहरसा या सीवान। तो नया जो कारखाना फिलहाल रायबरेली में बना है, लालगंज में। ठीक, यह भारत में रेलवे डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश, एक मिनट कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और उद्योगों में एक एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये होगा डी ऑप्शन, उद्योग बंधु होगा। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग बंधु योजना चलाई गई। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो आम है फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों में स्थान है। उत्तर प्रदेश में मलिहाबादी आम विदेशों में प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाली स्थान कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ या गोरखपुर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल लखनऊ में किया गया है 2018 में 26 से 28 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसका जो सही जवाब है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में नाइस या गुड लिखकर भेजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन कि जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाते रहें और मेरी सब्सक्रिप्शन की संख्या दिन पर दिन बढ़ती रहे। अगला क्लास हमारा कल सुबह मॉर्निंग में होगा करंट अफेयर का, उसके बाद फिर यही जीएस और उत्तर प्रदेश स्पेशल हिंदी की क्लास हम डालेंगे। उम्मीद है सबको अच्छी लगी क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस, बाय।